हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा सीरीज़ है इसमें हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताएं तथा परिभाषा को देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारतीय समाज में समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है ये आपका समाजशास्त्र का बेसिक नॉलेज इसमें आपको दिलाता है और आपके आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तब आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है समाजशास्त्र और भारतीय समाज का परिचय, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं। समाजशास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है सोशियोलॉजी। इसका अर्थ क्या है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो ये शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा? सोशियस प्लस लोगस। इन दो शब्दों के मेल से सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। अब है कि सोशियस क्या है तथा लोगस का क्या है। तो सोशियस जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है समाज। और लोगस क्या है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ होता है विज्ञान। सोचस जो लैटिन भाषा का शब्द है ये रोमन साम्राज्य की प्राचीन भाषा माना जाती है। रोमन यानी इटली साम्राज्य की ये प्राचीन भाषा है। और ग्रीक जिसे कि यूनानी भाषा बोला जाता है, इसे आप यूनानी भाषा भी बोल सकते हैं, ये जो है ये ग्रीस की प्राचीन भाषा है। यूनानी भाषा है, ये ग्रीस की प्राचीन भाषा है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि समाज प्लस विज्ञान। समाज में क्या है? व्यक्ति रहते हैं, व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाया जाता है, उनके बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उसका क्या करता है? विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को क्रमबद्ध रूप में देखते हैं। तो ये क्रमबद्ध रूप में व्यक्ति का संबंध, व्यक्तियों की जो अंतःक्रियाएं हैं उसका क्रमबद्ध रूप में कौन अध्ययन करता है? तो सोशियोलॉजी अध्ययन करता है, यानी कि समाजशास्त्र इसका अध्ययन करता है। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र आखिर क्यों इस विषय की जरूरत पड़ी। तो समाजशास्त्र का जो प्रारंभ था वो प्राचीन काल से ही चले आ रहा था। इसे राजनीति शास्त्र विषय के साथ, इसे अर्थशास्त्र के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। राजनीति शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं? समाज की जितनी भी राजनीतिक क्रियाएं हैं उनका हम सभी अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र में जो हमारे समाज के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो ये तो प्राचीन काल से ही समाजशास्त्र जो था उसमें जुड़ा हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। तो इसमें भी उन्होंने समाज के संदर्भ में बताया है, समाज की आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में बताया है। तो फिर क्या होता है कि समाजशास्त्र का जो प्रारंभ होता है उसे कहाँ से माना गया है? यूरोप से माना गया है। समाजशास्त्र का प्रारंभ की अगर बात की जाए तो इसका प्रारंभ यूरोप से माना गया है। यूरोप से मानने का अर्थ क्या है कि जब वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति या औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पे जो महोदय थे अगस्त कॉम्ट महोदय, उन्होंने वहाँ के समाज का अध्ययन किया
उन्होंने अध्ययन करने के बाद सन 1838 में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापना की। उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विषय माना। उन्होंने ये देखा कि जब यूरोप में बहुत सारे अराजकताएं फैल रही थी, बहुत वहाँ पे जो लोगों के जीवन यापन करने का तरीका था, वहाँ पे जो वहाँ के राजा थे लुई 16, उससे वे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो हमेशा भोग विलास ये सब चीज़ों में डूबा रहता था। तो उस अगस्त कॉम्ट क्या करते हैं, देखते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांस क्या यूरोप में ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई किस कारण से हुई, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो उद्गम है यह यूरोप में हुआ है। समाजशास्त्र के अधिकांश जितने भी मुद्दे हैं वो क्या है, यूरोपीय समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। और उस समय कौन से समाज में, किस समय की अगर बात की जाए तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक और पूंजीवाद हुआ उसके कारण ही समाजशास्त्र का स्थापना की गई। और हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो इतिहास से जुड़ा हुआ एक विषय है। और अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। लेकिन समाजशास्त्र का सबसे पहले उन्होंने नाम समाजशास्त्र नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सामाजिक भौतिकी रखा। तो भौतिकी रखने के बाद फिर से नाम को चेंज करके समाजशास्त्र रखा गया। तो भौतिकी क्यों नहीं माना गया, क्योंकि जो भौतिकी विषय है वो विज्ञान के अंतर्गत आता है, और विज्ञान में हम कोई भी अगर तथ्य को देते हैं तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जल का जो मात्रा है हम वही रख सकते हैं, जल की मात्रा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जल जो 100 डिग्री पर उबलने लगता है, ये इसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाज में क्या हो रही, नित्य नई क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, नित्य नई चीज़ों का गठन किया जा रहा है। तो इसलिए ये देखा गया है कि सामाजिक भौतिकी नाम जो है वो चेंज सटीक नहीं है, बल्कि इसके बदले हम लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और समाजशास्त्र में का प्रयोग करने के लिए अगस्त को हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, ये होने का क्या कारण था। तो समाज का एक विस्तृत रूप में अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे विषय की स्थापना की जाए जो समाज का समग्र रूप से अध्ययन करे, पूरे समाज का वो अच्छी प्रकार से अध्ययन करे। तो इसके लिए उन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र कब आया। तो भारत की बात की जाए तो भारत में वास्तविक जो समाजशास्त्र था वो तो 1838 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन भारत में ये कब आया आपका, सन 1919 में। किनके द्वारा लाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा समाजशास्त्र विषय को लाया गया। और कहाँ लाया गया, तो बम्बई विश्वविद्यालय में लाया गया। बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 में समाजशास्त्र विधि को पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा लाया गया। उसके बाद समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापना होगी, और फिर सन 1914 से ही जो समाजशास्त्र वो एक ऐच्छिक विश्व विषय के रूप में इसे पढ़ाया जाने लगा। और फिर 1952 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। देखिए हमारा भारत कब आज़ाद हुआ है, 1947 में, लेकिन उसके पहले 1919 में, 1914 में, 1838 में, उस समय तो अंग्रेज सरकार थी। और अंग्रेज सरकार कहाँ की थी, तो यूरोप की थी। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय को भारत में लाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो अंग्रेजों को जाता है, यूरोपीय जो सरकार थी उनको जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे अपने जो सिद्धांत थे, उनकी जो देश की जो परिभाषाएं रीति थी, उसके हिसाब से समाजशास्त्र को उन्होंने चलाने का कोशिश किया था, बताया था। लेकिन जब भारत 1947 में आज़ाद होता है तो फिर समाजशास्त्र को और बेहतर बनाने के लिए और भारत के संदर्भ में इसके दृष्टिकोण को दिखाने के लिए 1952 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना
की जाती है। और इसमें किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र को इसका पूरा मतलब वो अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी। तो चलिए हम लोग परिभाषा को थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान ने समाजशास्त्र के संदर्भ में कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। आपको परिभाषा से संदर्भ में पूछा जाता रहेगा। तो जो हमारे किंग्सले डेविस महोदय थे उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र क्या करता है? तो मानव समाज का अध्ययन करता है। मानव क्या है? वो समाज के अंदर रहता है, समाज के अंदर रहकर ही उसकी जितनी भी जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। तो उसका क्या करता है? वो एक क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करता है। वो देखता है कि क्या जो मानव है वो कौन सी क्रियाएं कर रही है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत एक समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र है, समाज क्या है, इसमें बहुत सारे आपको समाज देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ही जैसे हिंदू समाज हो गया, मुस्लिम समाज हो गया, सिख समाज हो गया, तो उसके अंदर फिर ये क्या करता है कि किसी एक जब समाज का जब हमें अध्ययन करना होता है तो समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के अंदर किया जाता है। और किंग्सले डेविस के अनुसार ये क्या कह रहा है? मानव समाज का अध्ययन कर रहा है। मानव समाज का क्या अध्ययन कर रहा है? तो मानव किस प्रकार से समाज में रह रहा है, किस प्रकार से उसकी क्रियाएं तथा अंतःक्रियाएं हैं, वो क्या समाज में उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया, स्कूल हो गया, उसमें किस प्रकार से अपना उसका जो रोल है उसको अदा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो कि उम से लेकर आपका तुम तक चलता रहता है। अर्थात आपका जब जन्म होता है, जन्म में जब आप मतलब गर्भधारण की बात की जाए तो जैसे कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो तभी से उसकी क्या होते हैं, सामाजिक जो क्रियाएं हैं वो चलती आती रहती हैं। और लास्ट टाइम तक यानी जब उसके मरने के बाद उसका जब अंत्येष्टि किया जाता है तो उसमें भी सामाजिक क्रिया जो होती है, जो प्रोसीजर होता है वो होता है। तो ये हमारे गर्भावस्था से लेकर हमारे मृत्यु तक की अवस्था में जो है वो समाज की जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। हमारा सेकंड जो परिभाषा दिया गया है वो गिलिन एवं गिलिन महोदय के द्वारा कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। क्या बोल रहा है कि समाजशास्त्र क्या है? व्यापक अर्थ में मतलब बहुत बड़े रूप में क्या करता है? व्यक्तियों को, जब व्यक्ति जो है वो व्यक्तियों के समूह को ही क्या कहा जाता है? समाज कहा जाएगा, क्योंकि समाज जो है वो किसी एक चीज़ को या एक व्यक्ति को लेकर या एक परिवार को लेकर नहीं बनता है। जो परिवारों का समूह रहेगा, स्कूल का समूह रहेगा, व्यक्तियों का समूह रहेगा, तो इस प्रकार के जो व्यक्तियों का समूह रहता है वे लोग क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के फलस्वरूप क्या होता है? उनके मध्य कुछ अंतःक्रियाएं होती हैं। तो उन अंतःक्रियाओं का क्या करता है? समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में अध्ययन करता है। वार्ड महोदय के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। यानी समाज का वैज्ञानिक तौर पर समाजशास्त्र में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या है। तो समाजशास्त्र की जो पहली विशेषता है वो यह है कि ये शून्य से इसकी जो शुरुआत नहीं होती है। शून्य से शुरुआत नहीं। कैसे हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की शून्य से शुरुआत नहीं हो सकती है? देखिए, आप जब कोई एक बच्चा 5 साल का बच्चा हो तो आप उससे यह नहीं आशा कर सकते हैं कि वो इतिहास को वो रट ले। ठीक है, जब आप उसको इतिहास विषय पढ़ाइएगा तो आपसे ये आशा नहीं कर सकती कि वो आते के साथ ही पूरा अकबर का कालक्रम, उसकी घटनाएं सब कुछ आपको बता दे। ठीक है, वो नहीं बता सकेगा इतिहास में। राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति शास्त्र में भी वो बता नहीं सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक 5 साल के बच्चे को, वो क्या कर रहा है? वो परिवार में रह रहा है, परिवार के अंदर विवाह हो रहा है, परिवार के अंदर जितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं जैसे अंतःक्रिया हो गया, उसके बाद अन्नप्राशन हो गया या अंत्येष्टि, ये सब चीज़ें वो देखता है।
ठीक है, उससे आप पूछिएगा तो वो बता सकता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये गर्भावस्था से ही जो है वो सामाजिक क्रियाएं जो चलती आ रही हैं, तो वो 5 साल का बच्चा जो है वो समाज के संदर्भ में जानता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है वो शून्य से इसकी शुरुआत नहीं होती है। और जैसे बच्चा क्या करता है, समाज में रहता है, समाज के अंतर्गत वो कहाँ रहता है, तो परिवार में रहता है। ये आप लोग नोट कर लिए कि परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार क्या है समाज की, तो परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई इसे माना जाता है। और एक बच्चा क्या होता है, उस परिवार का सदस्य होता है। ठीक है, सेकंड हम लोग पॉइंट देखते हैं कि मैकइवर तथा पेज के अनुसार व्यक्तियों के संबंधों का जाल को हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। मैकइवर तथा पेज के अनुसार व्यक्तियों के संबंधों के जाल को हम समाज शास्त्र कहते हैं। कैसे आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति के संबंधों के जाल को हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कहाँ रह रहा है, समाज में रह रहा है। समाज के अंदर रहकर उसकी जितनी प्रकार की क्रियाएं होती है वो वह करता है। समाज के अंतर्गत ही हमें जाति प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं। जाति प्रथा के अंतर्गत उसे कुछ निषिद्ध भी रहता है, क्योंकि उसे कुछ मना रहता है कि वो जाति के बाहर काम नहीं कर सकता है, वो जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। और समाज में ही रहकर समाज के कुछ लोगों के जैसे हो गया वो संस्था हो गया, तो विवाह संस्था हो गया, परिवार हो गया, तो एक दूसरे का साथ जो अंतःक्रिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के संबंधों को जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि अधिकतम जितनी भी अनौपचारिक जो अध्ययन होता है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र जो है ये पूर्व ज्ञान में हमारा सहायक भी हो सकता है और बाधक भी हो सकता है। जैसे ये पूर्व ज्ञान में समाजशास्त्र जो है वो हमारे पूर्व ज्ञान में सहायक या बाधक, हम किस प्रकार से इसकी विशेषताओं को बता रहे हैं कि ये हमारे पूर्व ज्ञान में सहायक तथा बाधक भी हैं। देखिए, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक बच्चा, उसे विवाह के संदर्भ में पता है, 5 साल का बच्चा को लीजिएगा, उसको विवाह का संदर्भ में पता है। या फिर हमें लोग को जब हम लोग मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, या फिर मैट्रिक पास करने के बाद जब हम इंटर में जाते हैं हमें सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिए तो उसमें हमें लगेगा कि हाँ इसमें तो बहुत सारी इतिहास की घटनाएं हैं जो कि हम लोग को नहीं पता है, हो सकता है हम नहीं ले। फिर राजनीति शास्त्र विषय को ले तो राजनीति शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संविधान, अनुच्छेद, ये सब जब हमें नहीं पता है तो उस डर से बच्चा नहीं लेगा उस सब्जेक्ट को। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी आते हैं या समाजशास्त्र के विषय के अंतर आता है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, परिवार लिखा हुआ है, विवाह लिखा हुआ है, तो हम तो समाज में ही रह रहे हैं, तो समाज के अंतर्गत इन सारी घटनाओं को हम देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो पूर्व ज्ञान है ये इसके लिए हमारा जो समाजशास्त्र विषय है ये हमें सहायक हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं ये हमारे लिए बाधक कैसे होता है। तो बाधक क्या होता है कि हम विवाह के संदर्भ में तो जानते हैं, हम ले लिए समाजशास्त्र विषय को अपना विषय चुन लिए, लेकिन जब आप बुक को पढ़िएगा तो विवाह का जो 8 प्रकार है, जो हमारे मनुस्मृति के जितने संस्कार हैं उन सभी को आपको क्रमबद्ध रूप में पढ़ना होगा। तो ये जो क्रमबद्ध रूप है ये फिर आपको आगे जाके बाधा पहुंचा सकती है। अगर आप गलत उसका सीक्वेंस कर दे तो फिर आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व ज्ञान में तो सहायक हो रहा है, साथ ही साथ ये हमें बाधा भी पहुंचा रहा है। तो ये हमारे पूर्व ज्ञान में सहायक भी है और बाधा भी पहुंचा रहा है। जैसे हम लोग धर्म के संदर्भ में जानते हैं, विवाह के संदर्भ में जाते हैं, ठीक है, और व्यवस्थित जितने भी तरीके हैं उनको हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा क्या करता है, बाधा भी हमें पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा इसका अहम रोल हो सकता है। और फिर समाजशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है
वो क्या है, इस पे विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण है उसका समन्वयन देखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का समन्वयन मिलता है। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का समन्वयन जो कि है हमें समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तो उन परिभाषाओं को हम लोग समग्र रूप में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, भारतीय समाज का परिचय। तो भारतीय समाज की जब बात की जाए तो भारतीय समाज में क्या होता है, बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एक जाति प्रधान विविधता प्रधान देश है। इसमें धर्म में जटिलता रहेगी, इसके धर्म के ऊपर जाति, क्योंकि सब जाति का अपना अपना एक अलग धर्म है, उनके अपने अलग देवी देवता हैं जिनको वो मानते हैं पूजते हैं। फिर क्या है, यह एक सामाजिक इकाई है। समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक इकाई है। उसके बाद भारतीय समाज का जो संरचना होता है और ये हमें क्या करता है, एक नक्शा प्रदान करता है। जैसे कि आप जब भूगोल को लीजिएगा तो आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में पता रहेगा, लेकिन जब आप समाज में जाइएगा तो समाज में जैसे आप राजस्थान जाइएगा तो वहाँ का जो वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान आपको कश्मीर से अलग मिलेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक अलग नक्शा देखने को मिलेगा, आपको बता सकिएगा कि राजस्थान में किस प्रकार का चल रहा है, केरला में किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार की रीतियाँ हैं, कश्मीर में किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कौन सी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक विविधता प्रधान एक नक्शा हमें प्रदान करने में हमें मदद करता है। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी कि समाजशास्त्र क्या है, इसका उद्भव कब हुआ, भारतीय समाज का क्या परिचय है, विभिन्न समाजशास्त्रियों इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी तथा समाजशास्त्र की विशेषता क्या कौन सी है। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।